सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है। 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है, आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून यार। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। सो दोस्तों, बात करने वाले आज हम क्लाइमेट चेंज की, बात करने वाले एक नए टॉपिक की, बात करने वाले एनवायरमेंटल साइंस के एक अलग भाग की, नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है आपके पास फर्स्ट, दैट इज क्लाइमेट चेंज। आज क्लाइमेट चेंज के अंदर मैं बात करूँ तो ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है उनके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून। सुभाष, नेहा, हिरांजन, ऋषि, शिखा, निशा, कुणाल, बिमल, ऋषि, आशुतोष, नेहा, रेमा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यार इंडिया के इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर। और गाइज लाइट भी मज़े लेती है पूरे, ठीक है। 2:52 पे लाइट गई, उसके बाद में लाइट आती है ऑलमोस्ट 3:10 पे, है ना। उसके बाद फिर इंटरनेट नहीं आता है, फिर इंटरनेट आता है 3:17 पे, और फिर आपकी क्लास जो है ऐसे बार बार ऑन एंड ऑफ हो रही है। सो एक बार प्लीज़ यार चेक करते रहा करो। आपके टेलीग्राम पे जो पेज है, टेलीग्राम चैनल जो है ना, उस पर मैं अपडेट कर देता हूँ तुरंत की तुरंत क्लास का। तो थोड़ा सा अपडेट रहो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं 1 सेकंड नहीं छोड़ूंगा, मैं तुरंत की तुरंत आपकी क्लास जो है कर दूंगा। सो आज हम बात करने वाले क्लाइमेट चेंज की हम बात करने वाले 2020 हो चाहे 2021 हो चाहे हो 2022। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं क्लास। ये आज बातें कुछ नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं करेंगे, जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब ये एनवायरमेंटल साइंस जो है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सोच रहे हो कि सर अभी क्या चल रहा है, उस समय क्या चल रहा था, ठीक है, ये कैसे अलग है, उससे कैसे अलग है, अब कैसे अलग है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो एनवायरमेंटल साइंस होती है ना, यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% जो क्वेश्चन है वो एनवायरमेंटल साइंस से आपके आते हैं। 30 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े चंक की मैं बात कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से आते हैं आपके एनवायरमेंटल साइंस से। सो एनवायरमेंटल साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक सेगमेंट है। अच्छा, एनवायरमेंटल साइंस को हम ना 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे मेजर और सबसे बड़ा भाग जो है हम डिस्कस कर चुके हैं आपका, और वो कौन सा है सबसे बड़ा भाग? 4 भाग होते हैं। इकोलॉजी हम फिनिश कर चुके हैं, ये सबसे बड़ा भाग है, सबसे मेजर चंक है, एंड वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस सब्जेक्ट। ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो इकोलॉजी इज कंप्लीट, इकोलॉजी अपनी पास कंप्लीट होती है। इकोलॉजी के साथ में हम पॉल्यूशन भी कर चुके हैं। अब अगली बात मैं करता हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका बायोडाइवर्सिटी, तीसरा होता है आपका क्लाइमेट चेंज, और फोर्थ क्या आता है? एक्ट, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन। सो एक पार्ट अपना ये कंप्लीट फिनिश है, ये सबसे बड़ा भी है। आप सोच रहे हो कि सर जब ये इतने दिनों में हुआ है ना, तो बाकी इतनी जल्दी कैसे करा दोगे? तो दोस्तों ये सबसे बड़ा भी होता है, सबसे मुश्किल भी होता है, लेकिन अब जो है अब आपके सामने इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत जल्दी हम कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो इकोलॉजी कंप्लीट है, मैं ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर आपका क्लाइमेट चेंज पूरा करा देंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन। सब होगा, टेंशन आपको बिल्कुल कतई लेने की जरूरत नहीं है। यू आर विद चौधरी साहब के साथ हो यूट्यूब पे, और साथ ही साथ में अनअकैडमी की प्रोफाइल, अनअकैडमी की जो ऐप है वहाँ पे भी करा दूंगा। अनअकैडमी की ऐप पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। जो सर्च बार आता है ना, उसके अंदर आपको सर्च, पता है क्या करना है? आपको सर्च करना है सुमित राठी 3, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है? सुमित राठी @सुमित राठी 3। इससे आप सर्च करोगे ना मुझे, तो मैं आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। सुमित कुमार के नाम से होगी, बट आपको सर्च करना पड़ेगा किससे? @सुमित राठी 3 से। सो @सुमित राठी 3 से आप वहाँ सर्च करोगे, आपको क्लास मिल जाएगी। बाकायदा क्लास का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। और जो आज क्लास है अपनी, आज 8 बजे क्लास है 8 PM पे, ठीक है। 8 बजे अपनी क्लास है आज, और 8 बजे क्लास किस चीज़ की है दोस्तों? आपका टाइम जोन का कॉन्सेप्ट है। टाइम जोन कैसे बनते हैं, कल हमने टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज हम टाइम जोन पढ़ेंगे। कल मैं एडवांस में बता रहा हूँ, कल क्लास लेने वाले हम पॉलिटी, हाउ टू डील विद द पॉलिटी, या हाउ टू मेक पॉलिटी ईजी, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं क्लास करने वाला हूँ, पॉलिटी को कैसे हम पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। रेमा सिंह,
ठीक है, तो ये आप @सुमित राठी से @सुमित राठी 3 से आप सर्च करेंगे। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दादा हैकिंग अनअकैडमी, सॉरी, अरे इट्स ओके यार, चिंता मत करो। ठीक है, आपसे बड़े बड़े लोग चिंता करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। आपका सब जितने भी लोग हैं सब सेफ है, सब सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया है, तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो पासवर्ड है और जो फाइनेंशियल डिटेल है, जो सेंसिटिव डेटा है, वो लीक नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, बहुत अच्छी प्रोटोकॉल यूज़ हुई है। बट हाँ, कुछ डेटा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो पता नहीं न्यूज़ है भी सच है नहीं है मुझे नहीं पता। सो आप उससे बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, सो डिकोडिंग द एनवायरमेंटल साइंस की हम बात कर रहे हैं, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और ये तो 4 भाग है। इकोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो अभी हम जो पार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो कौन सा पार्ट होगा आपका? वो पार्ट होगा हमारा क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज में आज अपन बात करने वाले हैं किसकी? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का पहला जो पार्ट है हमारे पास, वो क्या होगा दोस्तों? आपका क्लाइमेट चेंज का जो फर्स्ट पार्ट है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्या क्या है दोस्तों अपने पास? सेकंड पार्ट आएगा ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे एसिडिफिकेशन, अम्लीयकरण। इसके बाद करेंगे मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। मिटिगेशन मतलब कैसे इन चीज़ों को हटाया जा सकता है, मिटिगेट कैसे करें हम इनको। ठीक है, उसके बाद इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, भारत और क्लाइमेट चेंज का क्या रवैया रहा है ना, और क्लाइमेट चेंज की ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर मैं ये बड़े बड़े 6 टॉपिक जो है आपके साथ में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, 6 टॉपिक दे विल बी कवर्ड, और आपका कंप्लीट जो है आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो क्लाइमेट चेंज के अंदर ये 6 टॉपिक्स हैं जो मैं आपके डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, क्लाइमेट एंड वेदर। सबसे पहले देखो हमें बात करनी है किसकी भाई दोस्तों? क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करनी है। वी जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करने से पहले तो मैं 2 चीज़ें पढ़ लूँ यार, ये क्लाइमेट होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस क्लाइमेट इज। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लाइमेट होता क्या है। देखो क्लाइमेट को हम बोलते हैं सर जलवायु। एक इसी जैसा एक वर्ड और भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं गाइज? वेदर। वेदर का मतलब क्या होता है आपका? वेदर मीन्स नथिंग, बट उसका मतलब होता है मौसम। सो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। सो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट चेंज को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइमेट इज। क्लाइमेट क्या होता है? ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? सो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ को परिभाषित करने के लिए, चाहे वो क्लाइमेट हो और चाहे वेदर हो, ठीक है, चाहे क्लाइमेट हो और चाहे वेदर हो, दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। और वो बेसिक डिफरेंस हम किससे डिफाइन करेंगे? वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, हम किससे डिफाइन करने वाले? एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? देखो हमारे पास देयर आर सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, रेनफॉल एक्सेट्रास। हमारे पास ये अन्य अलग अलग प्रकार की जलवायु की क्या होती है दोस्तों? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की अवस्था होती है। तापमान एक वायुमंडलीय अवस्था है। ठीक है, प्रेशर एक वायुमंडलीय अवस्था है, ह्यूमिडिटी एक वायुमंडलीय अवस्था है, क्लाउडीनेस बादल एक वायुमंडल की अवस्था है। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन हिंदी क्या बोलेंगे इनको? हम इनको बोलेंगे वायुमंडलीय अवस्थाएं। सो ऑल दीज आर वायुमंडलीय अवस्थाएं, सारी की सारी क्या है? ये वायुमंडलीय अवस्थाएं। इनकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। और इन्हीं की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वेदर। फर्क क्या है दोस्तों? क्लाइमेट किसको बोलेंगे? क्लाइमेट बोलेंगे दोस्तों हम लॉन्ग टर्म अकाउंट, जब हम इन चीज़ों के बारे में लंबे समय के लिए पढ़े। वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स इन द लॉन्ग टर्म अकाउंट, सो इनको हम क्या बोलते हैं? आपका क्लाइमेट। लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म? मैं बात कर रहा हूँ ना लॉन्ग टर्म। आपके मन में आ रहा होगा सर लॉन्ग टर्म कितना? ठीक है, हाउ मच? सो लॉन्ग टर्म आपको बता दूं मिनिमम कितना है आपका? 35 ईयर, कम से कम 35 साल, कम से कम 35 साल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम जलवायु का, तो हम क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। अब भारत की जलवायु मानसूनी है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आज भी भारत की जलवायु मानसून है, मतलब आज भी भारत में मानसून से बारिश होती है। आज से 20 साल पहले भी मानसून से होती थी, 50 साल पहले भी मानसून से होती थी। ठीक है, आगे आने वाले 100 साल में भी मानसून से होती होगी। सो मतलब भारत का ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। अगर मैं बात करता हूँ तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आपका दोस्तों क्लाइमेट। कि क्लाइमेट क्या होता है? इन्हीं एटमॉस्फेरिक, देखो इन्हीं चीज़ का स्टडी है। क्लाइमेट हो चाहे जलवायु, अध्ययन इन्हीं का होता है। बट यहाँ पर हम क्या करें? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कितना? लॉन्ग टर्म में दोस्तों मिनिमम है कितना? 35 साल, कम से कम 35 साल का आप स्टडी करोगे। उदाहरण मैंने बोल दिया, जैसे सब ट्रॉपिकल और मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे हम कहते हैं भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो मानसून क्यों बोलते हैं हम? भारत को क्यों ये क्यों नहीं कहते हैं भारत का मौसम मानसूनी मौसम है? नहीं,
क्योंकि वो सेम है, और द पीरियड ऑफ द टाइम क्या होता है दोस्तों, वो सेम होता है। सो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट। नाउ कम टू द वेदर। वेदर क्या होता है, जलवायु के बाद में हम पढ़ते हैं वेदर, मौसम। मौसम क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म अकाउंट, इन्हीं चीज़ों का शॉर्ट टर्म अकाउंट। भाई टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, रेनफॉल, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, बट इनके बारे में अब आपको कब पढ़ना है, शॉर्ट टर्म में, थोड़े टाइम पीरियड में पढ़ना है। सो वेन एवर वी टेक द शॉर्ट टर्म अकाउंट ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, आपका वेदर। और ये कितना होता है, डे टू डे होगा, दिन प्रतिदिन का होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसे हम मेजर करते हैं। सो इसमें मैक्सिमम कितना होता है आपका, 1 वीक, एक सप्ताह का होता है, मैक्सिमम एक सप्ताह का। बाकी ये जो है डे टू डे में मेजर होता है, दिन प्रतिदिन में मापा जाता है, इसको डे टू डे में मेजर होता है। मैक्सिमम में बोल दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1 वीक, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, आज का मौसम जो है वो कल से क्या है, ठंडा है, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं ना, आज का मौसम कल से ठंडा है। तो मैं आज का टेम्परेचर कंपेयर कर रहा हूं किससे, कल से कंपेयर कर रहा हूं, तो ये छोटे टर्म में बात कर रहे हैं। तो हम तापमान, वायुमंडल अवस्था में तापमान को कंपेयर कर रहे हैं किससे, आज के तापमान को कल से कंपेयर कर रहे हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सो ये होगी एटमॉस्फेरिक कंडीशन का स्टडी, और वो भी शॉर्ट टर्म में, है ना, थोड़े टाइम पे। तो जब भी ऐसा हो, थोड़े टाइम के अंदर इन चीज़ों की जब स्टडी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर, उसको हम बोलते हैं आपका मौसम, है ना। लंबे टाइम के लिए क्या बोलते हैं इसको, क्लाइमेट, जलवायु। थोड़े टाइम के लिए इसको क्या बोलते हैं हम, आपका मौसम कहते हैं। लंबा टाइम कितना, मिनिमम 35 साल, और छोटा टाइम कैसा दोस्तों, डे टू डे, दिन प्रतिदिन का होता है। वैसे इसको हम मैक्सिमम 1 वीक तक मेजर करते हैं, बट दिन प्रतिदिन का होता है। बात आ रही समझ में। गुड मॉर्निंग संदीप सर। संदीप सर अभी उठे हैं, इनका टाइम हुआ उठने का, ही इज़ वेरी लेजी मैन। चलिए, तो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म अकाउंट है, मिनिमम 35 साल का है, सब ट्रॉपिकल और मानसूनल टाइप हम इनको बोलते हैं। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, द स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, स्टडी ऑफ टेम्परेचर, स्टडी ऑफ प्रेशर, स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी, स्टडी ऑफ क्लाउडीनेस, स्टडी ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा। इनकी जब हम आपका लॉन्ग टर्म में स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, वो क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु। जब मैं शॉर्ट टर्म में बात करूंगा तो इसी को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, शॉर्ट टर्म में यही क्या कहलाएगा हमारा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लाइक द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, रेनफॉल फॉर द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, आपका वेदर, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी बताइए। सिमरन सर शराब नहीं पीते, तो आप शराब से भरे गिलास मत भेजिए, वो शराब नहीं पीते हैं बिल्कुल भी। चलिए फटाफट बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। सपना आईएएस, सबका सपना होता है आईएएस, आपका तो नाम ही सपना आईएएस है, बहुत अच्छे। नूरजा कह रहे हैं सर मैं भी आपके क्लास के लिए आँख पे पानी मार के नींद भगाई है। अच्छा, आपको अगर हम अपनी कहानी बता दे तो, मतलब मैं एक दिन, अगर मैं आपको बता दूं ना कि मतलब मैं एक दिन पूरी अपनी जो पूरी दिन की दिनचर्या है, अगर मैं उसको एक वीडियो के माध्यम से फिल्मा दूं ना, आप लोग रोने लग जाओगे, आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ यार। मेरी मम्मी आज मेरे को गालियाँ दे रही थी कि कहाँ है भाई, पिछले 4 दिन से वेट कर रही हूँ मैं बात करने का, लेकिन बात हो नहीं पा रही है ना। सो ये चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको दिनचर्या बता दूं, और दूसरी तरफ संदीप सर आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बढ़िया एकदम मस्त तरीके से सोते हैं आराम से हंटिंग करके, है ना। चलिए सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम आगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग को लगता भी होगा कि कभी क्लास कभी हो रही है कभी, बट ये सोचो क्लास हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज लाइट ने और इन्होंने मौसम ने तो ऐसा कर रखा है कि हो ही ना लाइट, बट मैं तो थोड़ा सा ना स्टबर्न हूँ, तो मेरे को करनी है तो क्लास करनी है ना। मुझे पता है यार बच्चे नाराज़ हो जाएंगे मेरे से, और आपको मैं नाराज़ करना नहीं चाहता। अच्छा, इसी के लिए मैंने एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर दिया है, तो पहले आप जाके ना वहाँ फॉलो तो कर लो यार, तभी तो मैं क्लास शुरू करूँगा। कल मैंने क्लास की थी, आप में से बहुत कम बच्चे थे वहाँ पे। सुमित राठी 3 ये सर्च करो, अनअकैडमी पे जाओ, और इस यूज़र नेम से, ये मेरा यूज़र नेम है वहाँ पर। सो इससे आप क्या करो, सर्च करो अनअकैडमी के ऊपर, तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वहाँ पर फॉलो कर लो। फॉलो करने का फ़ायदा क्या होगा, जितनी भी मैं फ्री क्लास वहाँ कंडक्ट कर रहा हूँ ना, उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आज 8 बजे 8 PM पे अपनी क्लास है वहाँ पे, 8 बजे, कहाँ पर, अनअकैडमी पे, ठीक है। सो ये मैंने दोनों तरीके अपनाए हैं ताकि क्लास आपके सिलेबस को मैं जल्दी से जल्दी करा सकूँ, है ना। आगे पॉसिबल हो सकता है कि एक पूरा पार्ट मैं वहीं पर कराऊँगा आपको, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, आपके अपने पास 3 पार्ट होते हैं, देखो ये जो है, इन 4 में से हो सकता है एक पार्ट मैं आपको वहीं कराऊं। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ @Sumit Rathi 3 पे मेरे को वहाँ पे जाके फॉलो कर लो आप, ठीक है।
आगे बढ़े, टेम्परेचर, क्लाइमेट और वेदर क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। सो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाय राम खांसी। सो क्लाइमेट एंड वेदर, लॉन्ग टर्म अकाउंट ऑफ द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा इज नोन एज क्लाइमेट। एक खांसी है मेरे को, तो मेरे को लोग सजेशन देते हैं सर दवाई लो दवाई लो, ये एलर्जी वाली खांसी है, तो मैं चला जाऊँ ना किसी दिन, सो पता चला मेरे को डॉक्टरों ने पकड़ के क्वारंटाइन में डाल दिया कि भैया तू आ जा इधर ही, है ना, तेरे को कोरोना है, 14 दिन के अंदर डाल देंगे, 14 दिन के अंदर आपके सिलेबस का सोचो क्या होगा, 14 डेज में क्वारंटाइन में रहूँगा, इसलिए मैं दवाई लेने भी नहीं जा रहा। लॉन्ग टर्म अकाउंट ऑफ द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, तो आप मुझे घरेलू नुस्खे बता सकते हो कि क्या क्या करने से खांसी ठीक हो सकती है। मैं बता देता हूँ, मेरे को एलर्जी की खांसी है, होली दिवाली पे होती है, तो आपके पास अगर कुछ नुस्खे हैं तो प्लीज़ गाइस, कोई अगर वैद्य है, देसी बाबा है, कोई जड़ी बूटी आपके पास, कोई झाड़ा वाड़ा लगाते हैं तो प्लीज़ गाइस टेल मी, है ना, क्या कर सकता हूँ। नॉर्मल चीज़ें मैं कर चुका हूँ, हल्दी वाला दूध मैं पी चुका हूँ, है ना, और भी इधर उधर की चीज़ें मैं कर चुका हूँ, तो कोई अच्छा इलाज है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी हेल्प कीजिए। लॉन्ग टर्म अकाउंट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा इज नोन एज क्लाइमेट। हिंदी भाषा के जो दोस्त हैं मेरे साथ, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता जैसे विभिन्न वायुमंडल की अवस्थाएं जो होती है ना, उनके दीर्घकालीन अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जलवायु। याद रखना अपने को यहाँ पर अध्ययन कैसा करना है दोस्तों, दीर्घकालीन। सो जलवायु, इनका दुनिया जो हमारी अलग अलग हमारी वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं उनके दीर्घकालीन अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं आपका दोस्तों, उसको हम बोलते हैं जलवायु। अच्छा, हम ये तो बोले जलवायु को। वेदर, मौसम किसको बोलेंगे दोस्तों, शॉर्ट टर्म अकाउंट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन, थोड़े समय के लिए जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वेदर। सो द शॉर्ट टर्म अकाउंट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा इज नोन एज द वेदर। थोड़े समय के लिए जो हमारी डिफरेंट अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके स्टडी को, उनके अध्ययन को हम क्या कह देते हैं आपका दोस्तों, वेदर, यानी कि मौसम कह देते हैं। तो मौसम, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता आदि जैसे विभिन्न वायुमंडलीय स्थितियों के अल्प अवधि अध्ययन का मौसम के रूप में जाना जाता है। अल्प अवधि, थोड़े समय के लिए, समझ रहे हो बात, ये तो अल्प अवधि है, ये अल्प अवधि है, और ये क्या है दोस्तों, आपका दीर्घकालीन अध्ययन है। समझ में आया, क्लियर है, फटाफट जल्दी बताओ। यहाँ पे कोई नहीं बताएगा मेरे को, सब लोग जो आप कमेंट कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में करना है, यहाँ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, यहाँ मैं पढ़ूंगा तो क्लास कैसे करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप सारे के सारे, ठीक है। आप मेरे को, आप इतना तो करोगे ना मेरे लिए। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब मुझे अगर ग्रीन हाउस, मैंने क्या कह रहा हूँ, क्लाइमेट, अब देखो क्लाइमेट समझ में आया, तो क्लाइमेट क्या हुआ, अगर आप देखें तो क्लाइमेट क्या हुआ सर, क्लाइमेट की बात अगर करते हैं ना, सो मैंने क्या बताया आपको सर, क्लाइमेट इज नथिंग बट इज द अकाउंट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हमारे पास बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है दोस्तों बताओ। मेरे पास सर कंडीशन है आपका टेम्परेचर, मेरे पास कंडीशन है सर प्रेशर, मेरे पास कंडीशन है सर क्या, ह्यूमिडिटी, ठीक है, मेरे पास कंडीशन है सर क्लाउडीनेस। अब ये क्या है ना, ये बहुत टाइम से सेम है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये लॉन्ग टर्म में क्या हो रही है आपका, लॉन्ग टर्म में आपका क्या है, ये सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं आपका क्लाइमेट। लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें चेंज होने लगी हैं, मतलब पहले जैसा हमें टेम्परेचर दिखता था, एवरेज टेम्परेचर जो पहले पूरे साल में होता था वो अब नहीं होता, वो क्या होने लग गया, इंक्रीज, या तो इंक्रीज होने लग गया डिक्रीज, उसको क्या बोल रहे हैं हम, क्लाइमेट चेंज। पहले जो प्रेशर देखते थे हम, अब वो नहीं है, या तो प्रेशर इंक्रीज होने लग गया या डिक्रीज, क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज। पहले जितनी बारिश होती थी वो अब नहीं होती, या तो बढ़ गई है या घट गई है, क्या बोलेंगे आपका, टेम्परेचर चेंज, क्या आपका क्या बोलेंगे उसको, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो पहले ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम सेम थी, अब उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। सो उसी बदलाव को हम क्या बोलते हैं आपका, उस बदलाव को हम बोलते हैं आपका चेंज, और वो चेंज किस में हो रहा है दोस्तों, आपका क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। सो दैट इज गाइस, दैट इज नोन एज द क्लाइमेट चेंज, उसको हम क्या बोल रहे हैं आपका, क्लाइमेट चेंज। देख पा रहे हो आप, अगर मैं कहूं ये जो है मेरे पीछे, ये तो था क्लाइमेट, दिस इज क्लाइमेट, है ना, लॉन्ग टर्म अकाउंट ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर ये क्लाइमेट है तो अगर इन चीज़ों में चेंज होने लग जाए, इनमें अंदर आपका बदलाव आने लग जाए, सो उसी को आप क्या बोल दोगे, क्लाइमेट चेंज। यस और नो, जल्दी बताओ फटाफट से, यस और नो, है ना, सही बोल रहा हूं मैं आपका, हाँ तो बिल्कुल। लेकिन क्लाइमेट चेंज को पढ़ने से पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट और देखना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये अपने को समझना पड़ेगा, फिर ही हम जो है इसको देख पाएंगे। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आप इस बात पे थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ ऐसा होता है, देखो सूर्य महाराज से हमारे पास पहुंचती है लाइट, ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं।
सूर्य भगवान से, ये सन है अपने पास, सन हमारे तक क्या लेके आता है, अलग अलग रेडिएशन। सन के अंदर में मैं कई बार बता चुका हूँ क्या हो रही है, आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या होता है सर न्यूक्लियर रिएक्शन में, हाइड्रोजन लगातार कन्वर्ट हो रहा है हीलियम के अंदर, 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन है E = बाबा mc², है ना, आइंस्टीन बाबा ने दी है, E = mc²। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास और C का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। कि अगर ये क्या कहता है कि अगर थोड़ा बहुत किसी रिएक्शन में मास बदला है, गायब हुआ है, तो वो किस में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूँ ये 1 यूनिट मानूँ, 1 यूनिट अगर हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं ना, तो इससे सिर्फ 0.7 यूनिट ऑफ हीलियम बनता है। कितना गायब हो रहा है, 0.3 यूनिट जो है वो गायब हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो एनर्जी बनेगी E = क्या हो गया बताओ इक्वेशन में, E = 0.3 इंटू में 3 की C की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 लाख स्क्वायर इसका ये हो गया। सो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आएगी दोस्तों बहुत ज़्यादा आएगी, वेरी हाई। सो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास सन से एनर्जी आती है। ठीक है, अब ये एनर्जी हमारे तक किस में पहुँचती है, ये एनर्जी पहुँचती है हमारे तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस में पहुंचती है, अपने आप को थोड़ा हाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, किस में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम तक पहुंचती है, तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, तो जो किरणें हमारी सूरज से पृथ्वी तक आती है उनको हम ऐसे अलग अलग भागों में बांटते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेज। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, ऐसे ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, आपका फ्रीक्वेंसी FREQNC भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एनर्जी भी क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। एक इक्वेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, E = F, एनर्जी = फ्रीक्वेंसी, एंड F = 1/λ। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। पहले ये बात बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, सूरज से लाइट आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, है ना। एनर्जी कहाँ से आती है सूरज की लाइट में, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इनको हम अलग अलग भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। चलिए उसको मैं विभाजित करके बता रहा हूँ। अरे भाई ये हट क्यों नहीं रहा, चलो इस पे समझ लेते हैं, उसको समझना ही है अपने को यार, है ना, क्योंकि कैमरा तो गायब नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा गायब। आज कई बार गड़बड़ करता है यार कैमरा। ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका सूरज से लाइट आ रही है हमारे पास, सन से हमारे पास क्या आ रही है, लाइट। कौन सी लाइट आ रही है, किसके रूप में आ रही है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आ रही है। अब उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, वैसे तो हमने बताया आपको अल्फा, बीटा, गामा रेज, है ना। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, यूवी रेज। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया मेरे पास, यूवी रेज के बाद में हो गया, चलो मान के चलते हैं एक्स रेज, ऐसे होता है ना। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम 2 तरीकों से विभाजित, इन किरणों को हम 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, विभाजित करते हैं। एक तो होता है वेव लेंथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और एक तीसरी चीज भी होती है ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी। एक इक्वेशन है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर मैं लैम्डा को क्या करूंगा, अगर मैं इसको सपोज डिक्रीज करता हूं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपका, इंक्रीज। या मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इंक्रीज करूँगा, लैम्डा डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर मैं फ्रीक्वेंसी को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो लैम्डा क्या होगा हमारा पास, इंक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन में है ना। अच्छा, जब लैम्डा छोटा होगा, जब लैम्डा कम होगा, लो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आपका शॉर्ट वेव। ठीक है,
शॉर्ट वेव का मतलब क्या होगा, अगर वेव शॉर्ट है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई। अभी तो बताया ना मैंने। और फ्रीक्वेंसी हाई है तो बताओ एनर्जी भी क्या होगी उसकी, हाई। तो जो वेव होती है ना हमारे पास शॉर्ट वेव, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव जो होती है, दे आर हाई एनर्जी, दे हैव हाई एनर्जी। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ आपके पास, सोचो जब लैम्डा हाई होता है, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा हो, तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इनको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव। क्या बोलते हैं गाइज, लॉन्ग वेव, है ना। अब जब लॉन्ग वेव है दैट मीन्स लैम्डा ज़्यादा है, लैम्डा ज़्यादा है तो बताओ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके मुकाबले फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम होगी, लो। अच्छा फ्रीक्वेंसी कम है तो मुझे बताओ आप एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए इसको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ ये समझ में आ गया आपको, लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉन्ग वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों इसके अंदर, कम होगी, है ना, और एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अब देखो सूरज से जो किरणें आती हैं, ठीक है, आप समझना मेरी बात को, सन से जो किरणें मेरे पास आती हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन मेरे पास आती हैं, कलर चेंज करते हैं पेन का, रुक जाइए, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। जो सन है, सन से अपने पास जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, ये सूर्य हमसे, सूरज से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारे पास आएगी, ठीक है, इनकमिंग, अब ये सूरज से आ रही है तो एक बात बताओ ये कैसी होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, है ना, एनर्जी ज़्यादा होगी ना भाई, सीधा बताओ आप मुझे, सूरज से आ रही है तो एनर्जी मस्ट बी हाई, एनर्जी तो ज़्यादा होगी ना। अच्छा अगर एनर्जी ज़्यादा है इनकी तो एक बात बताओ मुझे, इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। अच्छा अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई है तो आप मुझे बताओगे लैम्डा क्या होगा इसका, लो, और लैम्डा लो है तो इनको क्या बोलेंगे, जो सन से किरणें आती है इनको बोला जाता है शॉर्ट वेव। क्या बोला जाता है, शॉर्ट वेव, है ना। अब क्या होता है दोस्तों, ये आती हैं पृथ्वी से टकराती हैं, टकराई पृथ्वी से, अब एक सिस्टम होता है, कुछ तो टकराती है तो कुछ भाग तो पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है ना, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद में पृथ्वी अपने से रेडिएशन एमिट करती है। बात समझ में आई आपको, पृथ्वी क्या करती है, खुद से रेडिएशन आपकी एमिट करती है। शिट यार, कोई बात नहीं, दोबारा करना पड़ेगा सारा मेहनत अपने को। आई होप समझ में तो आ गया होगा यार जितना मैंने कराया अभी आपको, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बस एक बार ध्यान से देखेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, देखो देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपका, भाई सन से लाइट आ रही थी मेरे पास, ठीक है, सपोज ये सन है ना, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, अर्थ है ना। सूरज से जो लाइट आती थी इसको हम क्या बोलते थे आपका गाइज, शॉर्ट वेव। क्या बोलते थे इसको हम, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव क्यों बोलते थे, लैम्डा जो है वो क्या है आपका, शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है इसकी, हाई है, और एनर्जी भी इसकी क्या है दोस्तों, हाई है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। तो आप बोलोगे शॉर्ट वेव मतलब एनर्जी क्या है, हाई, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये पृथ्वी पे आती है, टकराती है, जब ये अर्थ पे टकराती है तो उसके बाद अर्थ का कुछ भाग इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन पृथ्वी क्या करती है, एब्जॉर्ब किया, पृथ्वी ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, उसके बाद में पृथ्वी अपने से रेडिएट करती है, पृथ्वी भी अपने से क्या करती है, रेडिएशन एमिट करती है, ऐसे। अब ये जो जाती है ना इसको, ये तो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पृथ्वी से निकलने वाली किरणें, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास जो है, जो मैंने रेड कलर से बनाई हुई है, रेड कलर वाली को हम क्या बोल रहे हैं भाई, रेड कलर वालियों को मैं बोल रहा हूं आपका क्या, बार बार मैं यार वही गलती कर देता हूं, फिर से देख लेते हैं यार, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। सन, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, और जो सन से आएगी इनको क्या बोलोगे बताओ, इनको हम बोलेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, आ रही है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन का क्या होता है दोस्तों, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्यों क्या होगी, हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई मतलब वेव लेंथ क्या होगी इनकी,
वेवलेंथ क्या होगी इनकी, कम होगी, लो। और वेवलेंथ कम है इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे आपका शॉर्ट वेव। ये क्यों, हमें पता है लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको, है ना। इसके बाद रूल क्या है, रूल ये कहता है, ठीक है, रूल कुछ ऐसा कहता है कि आप, रूल कुछ ऐसा कहता है दोस्तों कि इसके बाद ये किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर टकराएंगी, अर्थ पर, ठीक है, और अर्थ जो है इन किरणों को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये अर्थ पे टकरा जाएगी आपका, ठीक है, अर्थ क्या करेगा, इन किरणों को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, अर्थ से टकराएगी, अर्थ इन किरणों को क्या कर लेगा दोस्तों, एब्जॉर्ब। और उसके बाद अर्थ जो है वो अपनी खुद की किरणें जो हैं वो क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, मैं इनको ब्लू से ही दिखा रहा हूँ। अर्थ जो है अपनी खुद की किरणें एमिट कर रहा है, उनको बोलते थे इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूरज से आने वाली, ठीक है, और इनको क्या बोल रहे हैं हम आपका आउटबाउंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो एक नियम है, और वो नियम क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जब बॉडी किसी का भी टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, अगर 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है ना, ग्रेटर हो जाता है, तो वो बॉडी क्या करती है, वो रेडिएशन एमिट करती है। अगर आपका तापमान भी 0 डिग्री से ज़्यादा है तो आप भी क्या करोगे, रेडिएशन एमिट करोगे। अब पृथ्वी से जो है वो सूर्य से किरणें एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करेगी तो दोस्तों इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ना, और इसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी भी रेडिएशन एमिट करेगी, और इन रेडिएशन को मैं क्या बोल दूंगा, इन रेडिएशन को मैं बोल दूंगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलूँगा मैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब ये पृथ्वी से आ रही है, टेरेस्ट्रियल का मतलब ये आपका कैसी है दोस्तों, ये स्थलीय किरणें हैं, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम आपका, दीज आर नोन एज स्थलीय किरणें, स्थल से आ रही हैं आपका ये, ठीक है, वो सूरज से आई, स्थली से। अच्छा एक बात बताओ, इनकी ऊर्जा सूर्य वाली की ऊर्जा में क्या होगी, कम होगी ना, तो ये होगी एनर्जी आपका क्या, लो। एनर्जी लो होगी तो क्या होगी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होगी दोस्तों, एनर्जी लो है तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। अच्छा फ्रीक्वेंसी लो है तो मुझे आप बताओ वेवलेंथ क्या होगी इनकी, वेवलेंथ होगी इनकी ज़्यादा, हाई। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इनको हम क्या बोलेंगे गाइज, लॉन्ग वेव। क्या बोल देंगे इनको, लॉन्ग वेव। तो याद रखना जो सूर्य से हम तक पहुंचती है उनको हम बोलते हैं आपका शॉर्ट वेव, और जो पृथ्वी से बाहर जाती है उनको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, लॉन्ग वेव, उनको हम यहाँ पर कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ठीक है। मुकेश सैनी आप जा सकते हो, आपका मन नहीं कर रहा तो पढ़ने का, ठीक है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। बिकॉज ये चीज़ अगर मैं समझाऊंगा नहीं, आप ये सिखाया, अब देखो फिर से चलो छोड़ो, खैर क्या बताऊं मैं, मेरे को ऐसा ही आता है यार पढ़ाना, ठीक है, आप कहीं और से देख लो यार, कहीं और से पढ़ लो एक बार। सो ये क्लाइमेट है और वेदर, ये समझाना जरूरी है आपको, ठीक है, मतलब आपको इनकमिंग और सोलर रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए, इनको हम शॉर्ट वेव बोलेंगे, और आउटबाउंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं आपका, लॉन्ग वेव बोलेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए सो अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपका नेक्स्ट, अब पृथ्वी से आने वाली, अब देखो यहाँ से जब ये आती है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, अपने बीच में यहाँ से किरणें जब आती हैं तो यहाँ पर बीच में एनवायरनमेंट जो है वो हमारे पास उपस्थित होता है, ठीक है, हमारे पास क्या उपस्थित होता है, एनवायरनमेंट। तो अब होता क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ जो है अपन डिस्कस कर चुके हैं। सो मैं यहाँ से इनको क्या कर रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ ठीक है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, सूर्य से आपकी देखो ये सन था, सन से किरणें आएंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सन से जब किरणें आएंगी तो दे आर नोन एज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनको हम क्या बोलेंगे गाइस, हम इनको बोलेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये लीजिए, हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आ रही है, ठीक है, सूरज से किरणें आ रही है। अब ये कैसी होंगी दोस्तों, ये आपकी शॉर्ट वेव होंगी। तो ये शॉर्ट वेव आ रही है हमारे पास, सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड। अब इनका ना एक हीट बजट है, अब ये हीट बजट कहाँ पर पढ़ते हैं, हीट बजट हम पढ़ते हैं दोस्तों आपका ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, हीट बजट कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है। अब देखो इसको 2 लेयर पास करनी पड़ती है, एक पास करनी पड़ती है ये, ठीक है, अरे वो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, वो लोग हैं, ठीक है वो लोग हैं जिनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, टेंशन मत लो, मुझे पता है
उनके कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, ठीक है। वो बेचारे पता नहीं कैसे यहाँ चैनल पे पहुँच गए, वो कुछ और ही देखने की कोशिश कर रहे होंगे, बट वो कैसे यहाँ पे पहुँच गए और अब यहाँ पहुँचने के बाद में उनको दिक्कत हो रही है ना। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही बच्चों का खेल है यूपीएससी क्वालिफाई करना। बच्चों का खेल थोड़ी ना है। अगर बच्चों का खेल होता तो हर बच्चा आईएएस ऑफिसर होता भाई, फिर फर्क क्या होता। अगर ये इतना ही आसान काम होता तो आप ना पढ़ रहे होते ना मैं पढ़ा रहा होता। ये गेम बड़ा है दोस्तों, और इस गेम के बड़े के लिए ना दोस्तों हम आप और यहाँ पे साथ हैं, है ना। अगर ये गेम इतना छोटा होता ना तो कोई किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आ रही बात। और ये कोई बात नहीं, आज समय खराब कर रहा है, आज ये टाइम खराब कर रहे हैं, इधर उधर ये करते वो करते कमेंट करते, एक दिन समय इनको खराब कर देगा। बट मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि अपन इन लोगों को एड्रेस करें। जिनको पढ़ना होता है पढ़ो, वरना बहुत सारे चैनल चल रहे हैं यार, कौन सी दिक्कत है, कहीं पे भी जाके आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब की बार मुकेश सैनी का मैसेज आए तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़े। तो देखो कुछ क्या होता है दोस्तों, अब देखो इसको 2 लेयर से पास होना पड़ता है। पृथ्वी के ऊपर, अर्थ की सरफेस के जस्ट ऊपर क्या है, एनवायरनमेंट है ना। एनवायरनमेंट क्या होता है, अलग अलग गैसों का एक मिश्रण होता है। तो होता क्या है, जब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपकी आ रही होती है तो एनवायरनमेंट से इनको क्या होना पड़ता है, पास होना पड़ता है, ठीक है। अब जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए जो एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट काम करता है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, इनके लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा काम करता है गाइस, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब ये आने वाली किरणों को नहीं रोकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन कैसी होती है दोस्तों, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव का मतलब क्या होता है, हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, तो इनको रोकने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन जब यही किरणें टकरा के जाती है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जब ये टकरा के जाती है ना अर्थ से, तो क्या बोलते हैं इनको हम, आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, धरातल से टकराने वाली किरणें। ये किरणें कैसी होती हैं आपका गाइस, लॉन्ग वेव। अच्छा, ये एनर्जी में क्या होती है, कम, तो इनको एटमॉस्फेयर ना जाने नहीं देता। एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है, रोक लेता है। इनके लिए एटमॉस्फेयर किसका काम करता है, आपका ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं काम करता। अब काम कैसा करेगा, ओपेक काम करेगा, ठीक है। हट जाता हूं मैं ताकि आपको दिखेगा कैसा काम करता है गाइस, वो ओपेक काम करता है, मतलब रोक लेता है उसको, ठीक है, पास नहीं होने देता। और इनको क्या करता है, देखो ये आ रही है, कुछ तो ऐसा होगा एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस चली जाएगी, कुछ अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी। जिनको अर्थ एब्जॉर्ब करती है उनको फिर अर्थ बाद में क्या करती है, देखो रेडिएट करती है, लिखा हुआ है। अब ये जो रेडिएट होता है ना, इसकी ये फिर क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर ओपेक काम करेगा। एटमॉस्फेयर इनको क्या कर लेगा दोस्तों, एटमॉस्फेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करके इनको री रेडिएट करता है, आपका दोबारा से भेज देगा। समझ में आई बात आपको, एटमॉस्फेयर आपको दोबारा से क्या कर देगा, री रेडिएट कर देगा। आशीर्वाद सर की क्लास 4:20 पे दोस्तों, डोंट वरी, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का ये फंडा है, तो आपको बात समझ में आई। देखो इनकमिंग सोलर रेडिएशन पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आउटबाउंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो सरफेस से टकरा के जाती है, ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं आपका क्या दोस्तों, दीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इनके लिए जो एटमॉस्फेयर है, देखो ये बना हुआ है एटमॉस्फेयर, तो इनके लिए कैसा काम करता है आपका, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। तो हो क्या रहा है, देखो सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वापस चली गई। बाकी सम जो है ये आपकी सम इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, सम इज एब्जॉर्ब्ड एंड री एमिटेड बैक टू ऑल डायरेक्शन एंड बाय द ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल। अब मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर के अंदर में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आती है ना, ये ओपेक काम करता है, और ये एब्जॉर्ब कौन करता है पता है आपको, यहां पर होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस क्या कर लेती है, ये इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके इनको क्या कर देती है, री रेडिएट कर देती है। इनके री रेडिएशन की वजह से देखो हो क्या रहा है, सिंपल सी फंडा है, सिंपल सा फंडा है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सूरज से लाइट आती है पृथ्वी तक, ठीक है, सन से लाइट आती है अर्थ तक। अर्थ के ऊपर क्या है दोस्तों, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है ना अर्थ के ऊपर। अब सन से जब लाइट आती है ना, वो शॉर्ट वेव होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एटमॉस्फेयर को ट्रांसपेरेंट, एटमॉस्फेयर को पार कर जाती है। एटमॉस्फेयर बिहेव फॉर देम एज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। भाई जो सूरज से आने वाली किरण है ना, इनको आने देता है, ट्रांसपेरेंट काम करता है, बट जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के टकरा के वापस जाती है तो इनको जाने नहीं देता, रोक लेता है, कहता है भैया कहाँ जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इनकी अब एनर्जी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और जो रोकता है, वो रोकता कौन है पता है आपको, वो रोकती है ग्रीन हाउस गैसेस।
क्या बोलते हैं उनको, GHG, ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो होती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस। सो ग्रीन हाउस गैस उनको क्या कर लेती है दोस्तों, ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर में, उस जाने वाली किरणों को, आ रही है लेकिन जा नहीं पा रही, उनको ट्रैप करके दोबारा से रीरेडिएट कर रही है, दोबारा से धरती पर भेज रही है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। देखो एक नियम होता है, और नियम क्या कहता है, पृथ्वी पर अगर आपको संतुलन बनाए रखना है ना, सो एक नियम आपको फॉलो करना पड़ता है। और मैंने कल भी बताया था आपको दोस्तों, जिस भी इंजीनियर ने पृथ्वी बनाई है ना, बहुत अच्छे से बनाई है। देखो एक नियम है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये सन है, सन की लाइट अगर पृथ्वी तक आती है, अर्थ तक आती है, तो जितना हम दिन में लाइट रिसीव करते हैं, मान के चलो हम डे के टाइम के अंदर सनलाइट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो रात के अंदर हम उतना ही क्या कर रहे हैं, हमारी अर्थ जो है एमिट भी कर रही है। सोचो अगर अर्थ एमिट ना करे तो क्या हो, अर्थ एमिट ना करे तो आज का तापमान था, मान के चलते हैं +40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पृथ्वी रात में रेडिएट कर देगी, रात में पृथ्वी का तापमान 40 नहीं रहता, सुबह जब आप उठते हो तो तापमान कितना मिलता है आपको, रेडिएट एमिट किया उसने, ये डे में टाइम था, नाइट के अंदर पृथ्वी का तापमान वापिस से कितना हो जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, क्योंकि अर्थ ने रात में क्या कर दिया, एमिट किया है, आपने किरणों को एमिट किया है। आप सोचो अगर पृथ्वी इन किरणों को एमिट ना करे, अपने पास होल्ड करके रखे, तो क्या हो आज का तापमान है 40, आज तापमान बढ़ेगा कहां से, 40 के बाद, 40, 50 से 60, मान लो आज 60 हो गया, परसों 80 हो जाएगा, नरसों 100, मतलब 3-4 दिन में पृथ्वी खत्म है, क्या बचेगा। तो एक नियम, एक सिस्टम है, दिन में हम जितना रिसीव करेंगे, रात में हम उतना ही क्या करेंगे, एमिट। आपके दिमाग का भी तो ये नियम है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो लेकिन बाद में गायब हो जाता है दिमाग से, नियम है दोस्तों, वो गायब होना जरूरी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गायब होना इसलिए जरूरी है ताकि कल आप दोबारा से पढ़ सको, कल दोबारा से सीख सको, ये नियम है। आज जितना सीखोगे कल उतना क्या होगा, आपका गायब होगा, तभी आप सीख पाओगे। लेकिन आपको फिर याद कैसे रखोगे, आपको बार बार करना पड़ेगा। आप याद करके चीज़ों को नहीं कर सकते, आपको नंबर ऑफ टाइम करना पड़ेगा ताकि आपकी हैबिट हो जाए, आपको पता चल जाए ये चीज़ें। यहां तक बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, सन से लाइट आती है, डे टाइम के अंदर हम उसको पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी का तापमान 0 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, पृथ्वी स्टार्ट एमिटिंग दिस लाइट, पृथ्वी एमिट करने लग जाती है। क्यों, क्योंकि बैलेंस बनाना है ना। अच्छा अब सोचो, रात में हम, दिन में हम एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसा मान लो रात में हमारी पृथ्वी रेडिएट करती है, इसलिए रात में तापमान कम हो जाता है। सपोज करो ये सारा का सारा रेडिएट कर दे, मतलब दिन में +40, रात में -40, तो क्या जीवन संभव है, नहीं, जीवन संभव नहीं है। इसीलिए हमारे जो इंजीनियर साहब थे, उसने हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बनाई, ग्रीन हाउस गैस बनाई। उन्होंने क्या बनाई, आपका ग्रीन हाउस गैस। और ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है हमारे अच्छे के लिए उन्होंने बनाई। किसके लिए बनाई दोस्तों, हमारे अच्छे के लिए। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, दे विल एब्जॉर्ब करेंगे किनको, ये एब्जॉर्ब करती हैं आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, TRRSITRIL, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जो बाहर जाने वाली आउटबाउंड रेडिएशन है उनको ये एब्जॉर्ब करती है। और जैसे ही एब्जॉर्ब करती हैं उनको, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब करेंगी, फिर आपका एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ेगा, और फिर जो एटमॉस्फेयर है वो दोबारा से रीरेडिएट कर देगा, उनको दोबारा से उन किरणों को पृथ्वी तक भेज देगा। अब सोचो, पृथ्वी पर जो रेडिएशन आने के 2 सोर्स हो गए, एक तो पृथ्वी पर सूरज से किरणें आ रही है, और दूसरा कहाँ से आ रही है, आपका वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से। इसीलिए जो हमारे अर्थ का तापमान है वो एवरेज से बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं आपका इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। नॉर्मल आपने देखा हो, आप गाड़ी में बैठे रहो, है ना, गर्मी के टाइम पे आपने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी धूप में, बाहर का तापमान नॉर्मल होगा, लाइक होगा आपका चलो 40, लेकिन गाड़ी के अंदर आप खोल के बैठोगे तापमान मिलेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, गाड़ी के अंदर जो है शीशे होते हैं, शीशों से लाइट सूरज के अंदर तो आ जाती है, लेकिन शीशों के कारण जो है ना, जब वो टकरा के सीट से जब आती है तो उनकी रेडिएशन कम होती है, शॉर्ट वेव होती है वो, लेकिन जैसे सीट से टकरा के जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो उनका वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाता है, लॉन्ग वेव एनर्जी घट जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब वो शीशों को पार करके बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि वो कार से टकरा के जा रही है, अभी सीधे सूरज से आ रही थी, अब कार से टकरा के जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इसलिए वो शीशों को पार नहीं कर पाती, और वो उसी के अंदर में आपकी रह जाती है, उसी गाड़ी के अंदर। इसीलिए सूरज की किरणें आ तो रही हैं लेकिन जा नहीं पा रही, इसीलिए गाड़ी के अंदर का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम वही इफेक्ट जो होता है किस पर रहता है, हमारी अर्थ के ऊपर भी काम करता है, और उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इफ ग्लोबल, उसी इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रही है बात, सिंपल सी बात है। मैं क्या कह रहा हूं, पृथ्वी पर सूर्य का तापमान, सूर्य से किरणें आती हैं, आ तो जाती है ये, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है
आने देता है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली होती है, शॉर्ट वेव होती है, इनकी रेडिएशन जो है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो आ तो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जाने में दिक्कत है। जाने में क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी से टकराती है, इनकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, एनर्जी घट जाती है। तो अब ये जब जाती है ना, तो ये जा नहीं पाती। फिर इनको क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में कुछ गैस है जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, वो उनको एब्जॉर्ब करके दोबारा से रीरेडिएट करती है। देखो यहाँ की गई है, यहाँ से निकल रही थी, इसके बाद यहाँ पर इनको एब्जॉर्ब कर लिया और दोबारा से एटमॉस्फेयर में इसको क्या कर दिया गया, रीरेडिएट। अब हमारे पास दो सोर्स हो गए एनर्जी के, एक तो देखो ये हो गया 1 और एक क्या हो गया ये 2। सो दो सोर्स है एनर्जी के, इसीलिए लगातार पृथ्वी का तापमान जो है वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। ये बात क्लियर है आप लोगों को या नहीं है? फटाफट से मुझे बताओगे यार, कमेंट बॉक्स की तरफ मैं देख रहा हूं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ठीक है, आपको सिंपल ध्यान रखना है। गाड़ी के एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोबारा से। भाई गाड़ी के अंदर का तापमान क्या होता है दोस्तों, गाड़ी के अंदर का तापमान जो होता है वो कम होता है ना। भाई आपने गाड़ी धूप में खड़ी कर दी है ना, आप खड़ी करके चले गए, आप आए थोड़ी देर में, गाड़ी का तापमान अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। पता है क्यों? क्योंकि गाड़ी धूप में खड़ी थी। अब जो शीशे थे उनमें से लाइट आ तो रही थी, सूरज से लाइट आ रही थी, तो वो आराम से शीशों को पार कर रही थी, क्योंकि सन से लाइट आ रही है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब वो गाड़ी में सीट से, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड से टकराती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। अब वो शीशों को पार करके वापस नहीं जा पाती, तो पृथ्वी के उसकी गाड़ी के अंदर ही रह जाती है। अब देखो, एक तो गाड़ी के अंदर वो रेडिएशन है, बाहर निकल नहीं पा रही, दूसरा ऊपर से रेडिएशन लगातार, इसलिए गाड़ी के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। सेम पृथ्वी पर भी होता है। पृथ्वी पर क्या होता है, सूरज से किरणें आ तो रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ तो रही है सूरज से किरणें, लेकिन पृथ्वी से जा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी से जाने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर में और दोबारा से रीरेडिएट करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा का पूरा फंडा, तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो, अगर आपको सही से दिख पा रहा है तो। देखो अब आ तो रही है हमारे पास, ये देखो आ रही है ना, लेकिन पहले कुछ तो एटमॉस्फेयर से टकरा के सीधी चली जाती है। वो हीट बजट में आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे पृथ्वी गर्म होती है, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। अब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मैंने बताया किसी का भी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से ज़्यादा होगा तो दैट ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग एज अ ऑब्जेक्ट, वो भी एमिट करने लगेगा। तो आप देखो ये भी एमिट कर रहा है, लेकिन अब ये जो एमिट हो रही है ना, यहाँ से जो निकल रही है ना दोस्तों, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, एनर्जी कम है, इसीलिए एटमॉस्फेयर इनको क्या कर लेगा, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा और निकलने नहीं देगा। एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके दोबारा से दोबारा रीरेडिएट कर रहा है। देखो ये रीरेडिएट कर दिया, ठीक है। सो ये जो दोबारा से रीरेडिएशन हो रहा है ना, ये दिक्कत करता है। अब देखो एक सोर्स ये हो गया, दो सोर्स ये हो गए, सो दोनों की वजह से, इसकी वजह से तापमान यहाँ पर बढ़ता है। अच्छा, अब ये नॉर्मल टाइम पे ये होता है, ये अच्छा है हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है। अगर ये ना होता तो वही होता, मैं बता रहा हूँ, दिन में तापमान होता +40, रात में कितना होता, सारी की सारी निकल जाती तो रात में कितना हो जाता, -40। तो पृथ्वी पर जीवन संभव था? नहीं। समझ रहे हो? अगर ये नहीं रुकता तो सोचो, दिन में हम एब्जॉर्ब करते +40, रात में रेडिएट करते -40, तो पृथ्वी पर जीवन तब भी नहीं होता। दिन में सोचो +40, रात में माइनस, दिन में गर्मी लग रही, रात में निमोनिया हो गया, आपको बर्फ पड़ रही है। पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता? नहीं हो पाता। समझ रहे हो? इसीलिए जीवन संभव करने के लिए एटमॉस्फेयर में गैस डाली गई, जिसका नाम क्या था आपका, ग्रीन हाउस गैस। इसमें बहुत सारी गैस होती है, मैं बताऊंगा, CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद में मीथेन, CH3, बहुत सारी गैस होती हैं जो मिलकर काम करती है। क्या काम करती है? वो क्या करती है, जो पृथ्वी से किरणें आ रही हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर दोबारा एनवायरनमेंट में छोड़ती रहती है, ताकि तापमान बना रहे। तो ये तो अच्छा है हमारे लिए। फिर ये बुरा क्यों हो रहा है? हाँ, बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी एक मात्रा फिक्स की गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड की एक मात्रा थी एनवायरनमेंट में, हमने उस मात्रा को बढ़ा दिया है। हमने ऐसा क्या किया सर जिससे हमने बढ़ा दिया? सर आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की है। आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से इस कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से जो ये कंबल था एटमॉस्फेयर में, ये क्या हो गया, मोटा हो गया। मतलब आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पहले आ रही थी, देखो
ऐसा नहीं है सारी की सारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है बाहर चली जाती है। आप देखोगे आपको पता चलेगा कुछ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आती है, लेकिन कुछ जो है वो बाहर भी चली जाती है, तो एक बैलेंस बनाया जाता है। लेकिन भैया जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बढ़ा दी, अब ये क्या करिए, जो बाहर जा रही है ना, इनको और कम कर दिया इन्होंने, डिक्रीज कर दिया है। अब ज़्यादा कहाँ पे आने लगी है, पृथ्वी पर आने लगी है। तो ज़्यादा यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, बाहर निकल नहीं पा रही, तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृथ्वी गर्म महसूस होगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या मिलेगा, ज़्यादा, दैट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यार ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश कर दी है मैंने। अगर अब भी समझ में आपको नहीं आया, सो गाइस प्लीज़ टेल मी, जल्दी से आप मुझे यहाँ पर बता दोगे किन किन बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अर्थ के केस में देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको। अभी इनकमिंग वेव्स हैं, ये आ रही हैं तो ये शॉर्ट वेव है ना, इसके बाद में ये जाती हैं तो ये लॉन्ग वेव हो जाती है, ये इसको क्या कर लेता है, एटमॉस्फेयर है ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना। एब्जॉर्ब कौन करता है इसके अंदर, जो इसके अंदर में आपकी ग्रीन हाउस गैस बैठी है, वो एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करके देखो इन्होंने क्या कर दिया, री रेडिएट, दोबारा से छोड़ दिया नीचे तक, ठीक है। अब ये री रेडिएट कर दिया इन्होंने, वापस यहाँ तक भेज दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों आपका, अब इसकी वजह से तापमान बढ़ता है। ये अच्छा है, इट्स गुड, ये अच्छा है वैसे तो, लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हो तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे को अंदर छोड़ने लगेगा, बाहर जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और जब जैसे धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, उसी बढ़ते हुए तापमान को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसको क्या बोल देते हैं, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लॉ, प्रभाव क्या क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल, इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट के इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये हम बताएंगे दोस्तों, आज हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसमें। अभी आशीर्वाद सर की क्लास है, सो आई होप आप आशीर्वाद सर की क्लास करो यार, अटेंड करो जाके। बाकी इन द मीन वाइल छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं यार दोस्तों, आप मेरे साथ अनअकैडमी पे फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड @Sumit Rathi 3, ठीक है। आज 8 बजे 8 PM पे ये क्लास जो है मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, सो जुड़ना आपको। बाकी प्लस के रिगार्डिंग किसी को भी कोई डाउट हो, मैं बहुत जल्दी एक बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, एक भी क्लास ताकि मिस ना हो। स्ट्रैटेजी मिशन IAS 2021 में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, 2021 के लिए। और इसके लिए आप मेरे को, जिसको भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, यहाँ पर मेरे को मेल कर सकता है, पर्सनली मैं आपके मेल का जवाब दूंगा। बाकी जो बच्चे सीधा ज्वाइन करना चाहते हैं, अकेडमी आप डाउनलोड करो, गोल में जाओ, UPSC CSC, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करो, उसके बाद जैसे ही आप कोड का इस्तेमाल करोगे दोस्तों, ये कोर्स कितने मिलेगा, 43,200। सुमित कोड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहेंगे। चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हाँ भाई, क्या कह रहे हो, वो सुबह से हो रखी है।